जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं ज्ञानदीप स्टडी। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण। क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान अचानक नहीं बना, बल्कि इसके पीछे संघर्ष, बहसें और ऐतिहासिक फैसले छुपे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि संविधान बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, भारत संविधान तक कैसे पहुंचा, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण बिल्कुल जड़ से। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो हम सबको स्कूल में पढ़ाई तो गई, लेकिन शायद हमने उसके असली मतलब को कभी पूरी तरह नहीं समझा। कहानी है भारतीय संविधान के निर्माण की। और हमारे पास जो सामग्री है वो सिर्फ तारीखों और अनुच्छेदों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये उस संघर्ष, उन बहसों और उन सपनों का दस्तावेज है जिनसे हमारे देश की नींव रखी गई। तो आज का हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि अंग्रेजों की हुकूमत से लेकर आज़ादी की पहली सुबह तक भारत एक कागज पर लिखे गए संविधान तक कैसे पहुंचा। और हम अपनी पड़ताल बिल्कुल बुनियादी सवाल से शुरू करेंगे। आखिर ये संविधान होता क्या है? ये सिर्फ एक मोटी सी कानून की किताब है या उससे कुछ ज्यादा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि यहीं से पूरी कहानी का सार समझ में आता है। सोचिए, 15 अगस्त 1947 को हम आजाद तो हो गए, लेकिन आजादी का मतलब क्या था? सही बात है। अंग्रेज चले गए, राजा रजवाड़े खत्म हो रहे थे। अब देश कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, नियम क्या होंगे? इसी कैसे का जवाब है संविधान। मतलब एक तरह का रूल बुक। हाँ, किसी भी देश के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह। ये तय करता है कि सरकार के पास कितनी ताकत होगी और सबसे जरूरी, नागरिकों के पास कितने अधिकार होंगे। ये शासन और स्वशासन के बीच का फर्क है। शासन और स्वशासन। अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे, अब हमें स्वशासन करना था। मतलब अपने नियमों से अपने लोगों के लिए खुद पर राज करना था। क्या बात है, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब ये सफर 1947 में शुरू नहीं हुआ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोतों में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि हमारा संविधान एक दिन की उपज नहीं, बल्कि इसके पीछे 150 सालों का एक लंबा संवैधानिक अनुभव छिपा है। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि हमारे संविधान की जड़ें एक ट्रेडिंग कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए कानून में है। पहला पड़ाव 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हाँ। हमारे स्रोत इसे संवैधानिक शासन की पहली सीढ़ी कहते हैं। आखिर उस वक्त ऐसा क्या हो रहा था कि ब्रिटिश संसद को सीधे दखल देना पड़ा? उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक ट्रेडिंग कंपनी से कहीं ज्यादा बन चुकी थी। वो राज कर रही थी, टैक्स वसूल रही थी और उसके अधिकारी बेतहाशा भ्रष्टाचार कर रहे थे। अच्छा। कंपनी के कर्मचारी अमीर होकर ब्रिटेन लौट रहे थे, जबकि कंपनी खुद, आप सोचिए, दिवालिया होने की कगार पर थी। मतलब कंपनी घाटे में और कर्मचारी मालामाल। बिल्कुल। इसी भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पहली बार लगाम कसी। ये एक्ट इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि ये पहली बार था जब भारत में शासन को किसी लिखित नियम के तहत लाने की कोशिश हुई, भले ही वो नियम बाहर से थोपा गया हो। तो एक तरह से एक फ्रेमवर्क बनाया पहली बार। हाँ, यहीं से एक केंद्रीकृत प्रशासन की नींव पड़ी, जिसने आने वाले भारत के प्रशासनिक ढांचे का खाका तैयार किया। मतलब एक कंपनी पर नियंत्रण की कोशिश ने अनजाने में भारत में एक संवैधानिक ढांचे की शुरुआत कर दी। लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल दिया, 1857 की क्रांति। हाँ, उसने सब कुछ बदल दिया। और उसके ठीक बाद आया 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसने तो खेल ही पलट दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरह खत्म और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। बिल्कुल। और ये सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, ये भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव था। कैसे? अब तक वे एक कंपनी के गुलाम थे, अब वे सीधे तौर पर एक विदेशी महारानी की प्रजा बन गए थे। भारत आधिकारिक तौर पर एक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। सत्ता का केंद्र लंदन में स्थापित हो गया और भारत पर शासन करने के लिए भारत सचिव का एक नया पद बनाया गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। अच्छा। एक तरह से भारत पर ब्रिटिश शिकंजा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और औपचारिक हो गया। तो अब तक की कहानी अंग्रेजों के नियंत्रण की है, लेकिन 20वीं सदी आते आते भारत में राजनीतिक चेतना बढ़ रही थी बहुत तेजी से। और शायद अंग्रेजों को भी इसका अंदाजा था। यहीं पर तस्वीर में आता है 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार। और यहाँ एक ऐसी चीज हुई जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। जी।
पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत हुई। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब बहुत गहरा और दुर्भाग्यपूर्ण था। इसका मतलब था कि मुस्लिम मतदाता सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट दे सकते थे। सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार को? हाँ, ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, ये समाज की सोच को बदलने की एक कोशिश थी। इससे पहले लोग अपनी पहचान एक भारतीय के रूप में देखते थे, भले ही उनका धर्म कुछ भी हो। लेकिन इस सुधार ने कहा, नहीं, आपका पहला राजनीतिक परिचय आपका धर्म है। इसने राजनीति में एक ऐसा जहर घोला जिसने भारतीय समाज में एक ऐसी दरार पैदा की जो आगे चलकर देश के बंटवारे की वजह बनी। तो ये तो सीधे सीधे बांटो और राज करो वाली बात हो गई ना? ये सिर्फ बांटो और राज करो नहीं था, ये पहचान बदलो और राज करो की नीति थी। पहचान बदलो और राज करो, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक सोच थी। इसके ठीक 10 साल बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए। यहां एक नया और बड़ा फैंसी शब्द सामने आया, द्वैध शासन या डायरकी। जी, द्वैध शासन। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये था क्या? क्या ये ऐसा था कि आपको गाड़ी चलाने की इजाजत तो दे दी, लेकिन स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक किसी और के हाथ में हो? हाँ, आपने बिल्कुल सही एनालॉग का इस्तेमाल किया है। अच्छा, यही था द्वैध शासन। सोचिए, आपको शिक्षा मंत्री बना दिया गया तो आप स्कूल तो खोल सकते हैं, लेकिन उन स्कूलों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये वित्त विभाग तय करेगा, जो एक अंग्रेज के पास था। अच्छा। आपको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया, लेकिन कानून व्यवस्था पुलिस के पास थी, जो भी अंग्रेजों के अधीन थी। तो आपके पास जिम्मेदारी तो थी, लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाने की असली ताकत नहीं थी। मतलब सिर्फ नाम के मंत्री? हाँ, ये भारतीयों को शासन में शामिल करने का दिखावा था, लेकिन असली शक्ति गवर्नर जनरल और गवर्नरों के हाथ में ही रखी गई। ये आधा अधूरा स्वशासन था, जिसने भारतीय नेताओं को और भी ज्यादा निराश किया। तो अब तक हमने देखा कि अंग्रेज छोटे छोटे टुकड़ों में अधिकार दे रहे थे, लेकिन असली कंट्रोल हमेशा अपने पास रखते थे। लेकिन 1930 के दशक तक भारत में आजादी की लहर इतनी तेज हो चुकी थी कि उन्हें एक बड़ा कदम उठाना पड़ा। उन्हें उठाना ही पड़ा। और यहीं से तस्वीर में आता है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे कई लोग हमारे आज के संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं और सही कहते हैं। हमारे स्रोतों में एक एग्जाम गोल्डन लाइन है, भारतीय संविधान का ढांचा सबसे अधिक 1935 के अधिनियम से लिया गया है। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों था? यह अधिनियम सच में एक मील का पत्थर था। हालांकि इसे भी भारतीयों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था, क्योंकि इसमें असली संप्रभुता अभी भी ब्रिटिश संसद के पास थी। लेकिन इसके ढांचे ने भविष्य के भारत की प्रशासनिक बनावट तय कर दी। अच्छा, जैसे कि आज के संविधान की कई बड़ी चीजें, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, फेडरलिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, हाँ, एक संघीय न्यायालय की स्थापना जो आज का सुप्रीम कोर्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना और प्रांतों में राज्यपाल का कार्यालय, इन सब की जड़ें 1935 के इसी अधिनियम में हैं। बाप रे, इतनी सारी चीजें। जी, ये एक तरह से एक विस्तृत और जटिल प्रशासनिक नियमावली थी, जिसे बाद में आजाद भारत ने अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाल लिया। तो ये तो हुई अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों की बात। लेकिन अब कहानी में एक नया और निर्णायक मोड़ आता है, जहां भारतीय कहते हैं बस अब बहुत हुआ। हाँ, अब हमारे देश का संविधान कोई और नहीं, हम खुद लिखेंगे। हमारे स्रोत बताते हैं कि यह विचार सबसे पहले 1934 में M.N. रॉय ने दिया था। जी, और ये विचार एक चिंगारी की तरह फैला। कांग्रेस ने इस मांग को तुरंत अपना लिया और 1935 तक ये कांग्रेस की आधिकारिक नीति बन गई। अब संविधान सभा का गठन सिर्फ एक मांग नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन का एक केंद्रीय लक्ष्य बन गया। ये तो एक तरह की घोषणा थी। बिल्कुल, ये एक घोषणा थी कि भारत अब अपने भविष्य का फैसला खुद करेगा। ये मानसिक गुलामी से आजादी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। और फिर इतिहास ने एक और करवट ली। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। जी, ब्रिटेन ने भारत से बिना पूछे उसे युद्ध में झोंक दिया, जिससे कांग्रेस इतनी नाराज हुई कि उसने अपनी प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात हुई। युद्ध ने ब्रिटेन को आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर कर दिया और उन्हें जीत के लिए भारत के सहयोग की सख्त जरूरत थी। बिल्कुल, इसी जरूरत ने ब्रिटिश सरकार को भारतीय मांगों पर गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर कर दिया। क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना और अंत में 1946 का कैबिनेट मिशन, ये सभी इसी दबाव का नतीजा थे। मतलब अब वो नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। नहीं, अंग्रेज अब भारत को और नजरअंदाज नहीं कर सकते थे।
युद्ध ने अनजाने में भारत की आजादी और संविधान सभा के गठन का रास्ता साफ कर दिया। तो आखिरकार 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। चलिए कुछ तथ्यों पर नजर डालते हैं। कुल सदस्य थे 389। चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हुए थे। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, ये चुनाव सीधे जनता ने तो नहीं किया था, तो क्या हम इसे उस समय की सच्ची प्रतिनिधि संस्था कह सकते हैं? ये एक बहुत जायज सवाल है, और ये सच है कि ये सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो फिर उस समय के हालात में वैसा चुनाव कराना संभव भी नहीं था। लेकिन प्रांतीय विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों ने ही संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। और अगर आप सदस्यों की सूची देखें तो ये उस समय की सबसे ज्यादा विविधता वाली सभा थी। अच्छा, इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य दलों के नेता थे, रियासतों के प्रतिनिधि थे, हर धर्म हर जाति के लोग थे, महिलाएं थीं। इसने भारत की विविधता का प्रतिनिधित्व करने का एक ईमानदार और सफल प्रयास किया। और फिर 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में वो ऐतिहासिक घड़ी आई। संविधान सभा की पहली बैठक हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। और यहां से भारत के भविष्य को कागज पर उतारने का महान काम शुरू हुआ। और उस प्रक्रिया का सबसे अहम पल आया 13 दिसंबर 1946 को, जब जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव? जी, ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, यह संविधान की आत्मा का घोषणा पत्र था। जब नेहरू ने न्याय, स्वतंत्रता और समानता की बात की तो ये सिर्फ किताबी शब्द नहीं थे। उस हॉल में बैठे लोगों के लिए न्याय का मतलब था कि अब किसी जमींदार या अंग्रेज अफसर के सामने उन्हें झुकना नहीं पड़ेगा। स्वतंत्रता का मतलब था कि वे अपनी बात बिना डरे कह सकेंगे, जो उन्होंने दशकों तक नहीं किया था। बिल्कुल। और समानता का मतलब था कि कोई जन्म से अछूत या नीचा नहीं समझा जाएगा। ये प्रस्ताव असल में करोड़ों लोगों की दबी हुई उम्मीदों का दस्तावेज था, और यही प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना, प्रिएम्बल, का आधार बना। यहां से बात आती है ड्राफ्टिंग कमेटी की और उस शख्स की जिन्हें हम भारतीय संविधान का शिल्पकार कहते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। जी। लेकिन एक सवाल मन में आता है, संविधान सभा में तो सैकड़ों विद्वान लोग थे और फैसले बहस और वोटिंग से होते थे, तो क्या ये एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा श्रेय देना नहीं है? असल में उनकी भूमिका कितनी निर्णायक थी? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जवाब डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को और भी बड़ा बना देता है। आप सही हैं, संविधान किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा, यह सैकड़ों लोगों की सामूहिक बुद्धिमत्ता का परिणाम है। तो फिर? लेकिन संविधान सभा एक विचार मंथन का समुद्र था। वहां सैकड़ों विचार थे, हजारों संशोधन प्रस्ताव थे, लंबी लंबी और कभी-कभी तीखी बहसें होती थीं। किसी को तो इन सभी विचारों को सुनकर, उन्हें कानूनी भाषा में ढालकर, उनके विरोधाभासों को दूर करके एक सुसंगत दस्तावेज तैयार करना था। अच्छा, तो ये काम उनका था? यही काम ड्राफ्टिंग कमेटी का था और उसके अध्यक्ष के तौर पर यह जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर की थी। उनका काम सिर्फ लिखना नहीं, बल्कि विचारों के जंगल में से रास्ता बनाना था। उनकी कानूनी समझ, तार्किक क्षमता और सामाजिक न्याय की दृष्टि ने संविधान को उसका अंतिम और व्यवहारिक रूप दिया। और इस काम में जो मेहनत और समय लगा, उसके आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। जी। इस दौरान कुल 11 सत्र और 165 बैठकें हुई। ये दिखाता है कि हर शब्द पर, हर कॉमा पर बहस हुई होगी। बिल्कुल, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमारा संविधान किसी बंद कमरे में कुछ लोगों द्वारा नहीं बनाया गया। यह एक खुली बहस का नतीजा है। हर प्रावधान को हर कसौटी पर परखा गया। जैसे? उदाहरण के लिए, राष्ट्रभाषा क्या हो, इस पर महीनों तक बहस चली। नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या हों, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कैसे हो, इन सब पर गहन विचार विमर्श हुआ। यह प्रक्रिया ही हमारे संविधान को इतनी ताकत और वैधता देती है। आखिरकार वो दिन आया, 26 नवंबर 1949, जब संविधान को मंजूर कर लिया गया, या कहें कि अपना लिया गया। हाँ, अंगीकृत किया गया। और फिर 26 जनवरी 1950, जब इसे पूरी तरह से लागू किया गया और भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बना। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल है। जब संविधान 26 नवंबर को ही तैयार था, तो उसे लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या वो कोई शुभ मुहूर्त ढूंढ रहे थे?
शुभ मुहूर्त तो नहीं, लेकिन उस तारीख में एक जबरदस्त भावनात्मक और ऐतिहासिक वजन था। अच्छा। कहानी 20 साल पीछे जाती है, 1930 में। तब कांग्रेस ने लाहौर में रावी नदी के तट पर हुए अपने अधिवेशन में ये तय किया था कि अब उनका लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी है। पूर्ण स्वराज। और उन्होंने 26 जनवरी 1930 के दिन को पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया था। उस ऐतिहासिक दिन की याद को हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए ही हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनी। अच्छा। ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की विरासत का सम्मान था। वाह, ये तो सच में एक प्रतीकात्मक और भावनात्मक जुड़ाव है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो हमारे स्रोतों से यही निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय संविधान कोई अचानक लिखी गई किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये 150 साल के संघर्ष की उपज है, अनगिनत बहसों का नतीजा है और भविष्य के भारत के लिए देखा गया एक सपना है जो शब्दों में पिरोया गया है। बिल्कुल। और हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इसी संविधान ने एक बेहद गरीब, अनपढ़ और अनगिनत विविधताओं से भरे देश को दुनिया का सबसे बड़ा और सफल लोकतंत्र बनाया है। सही बात है। इसने हमें एक राष्ट्र के रूप में एक साथ बांधा है। यह हमें सिर्फ हमारे अधिकार ही नहीं देता बल्कि हमें हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। और इसी बात पर मैं आज की चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। दोस्तों, अगर आपको आज भारतीय संविधान के निर्माण की ये पूरी प्रक्रिया समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्ञानदीप स्टडी को सब्सक्राइब करें।